हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ए टू जी बाय मयंक वैद। सबसे पहले दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7, प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। हेरिटेज यानी कि विरासत। इंडिया में कल्चरल हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज है और ये सारे तरीके के हेरिटेज यानी कि विरासत को हमें संरक्षित या तो संवर्धित करने का क्या रीजन है, इसके बारे में हम डिटेल में ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। नीड फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। हमारी विरासत है, उसका हमें प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले ये दोनों टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन टू प्रिजर्व वर्ब से बना है, जिसका मतलब होता है बचा के रखना या संभाल के रखना। जैसे खाना है, नॉर्मल कंडीशन में कोई खाना 2 दिन तक अच्छा रहता है, फिर वो खराब हो जाएगा, यूज करने के लायक नहीं रहेगा। तो आप हम क्या करते हो, उसमें उसमें प्रिजर्वेटिव डाल के उसका जो 2 दिन का शेल्फ लाइफ है, उसकी जगह आप उसका शेल्फ लाइफ बढ़ा के 5 दिन करोगे या 10 दिन। तो वैसे ही हमारी विरासत जो है, हमारी जो धरोहर है, उसको हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। और जब वही प्रिजर्वेशन लॉन्ग टर्म तक रहता है तो उसको बोला जाता है कंजर्वेशन। टिपिकली हिंदी में प्रिजर्वेशन को संरक्षण बोला जाता है, वेरएज कंजर्वेशन को बोला जाता है संवर्धन करना। तो आइए देखते हैं क्या रीजन है हमारे हेरिटेज को, हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को हमें बचाना है, क्यों उसका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन करना है। Our heritage is invaluable and a mirror of our own identity, so it is our fundamental duty to protect it. हमारा जो हेरिटेज है वो अमूल्य है, और हमारा हेरिटेज जो कि हमारी पहचान का दर्पण है, हमारा दर्पण है या हमारा आईडी कार्ड है, और इसीलिए हमें इसका रक्षा करना पड़ेगा। और ये रक्षा करना उसका, ये हमारा एक उत्तरदायित्व है, ये हमारा एक मूलभूत अधिकार भी बनता है। Since natural and cultural heritage are adversely affected by foreign invasion, pollution, neglect and interference by man, their protection is needed. एक रीजन ये भी है कि हमारी जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है, उसके ऊपर हमेशा से विदेशी आक्रमण या प्रदूषण या लोगों की उपेक्षा या हस्तक्षेप, ये सारी चीजें हुई है। और इसके चलते हमारा जो ये धरोहर है, जो प्राकृतिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, उस पर कोई ना कोई तरीके से प्रभाव पड़ा है, असर पड़ा है। और ये इसको प्रभावित ना हो पाए, इसीलिए शायद हमें इसका संरक्षण करना पड़ेगा, इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। Our heritage glorifies the people of the country, so there is need to bring awareness among people regarding the damage done to the places of cultural and natural heritage. Along with the government, the common public should play a vital role for the protection of art and architecture, which are being forgotten or are becoming extinct. The new generations can be inspired by the works of our ancestors. It can also boost the tourism industry and increase the national income. तो हमारी विरासत देश के लोगों को गौरव दिलाती है, और इसीलिए सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के स्थानों को जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान के बारे में हमें लोगों में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस लाने की खास जरूरत है। सरकार के साथ साथ यानी कि गवर्नमेंट के साथ साथ आम जनता को भी कला और स्थापत्य के प्रति संरक्षण का महत्व समझना पड़ेगा। और अगर हमने ये नहीं किया तो हम हमारी विरासत को भुला देंगे और वो अल्टीमेटली विलुप्त हो जाएंगी, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएगी। नई पीढ़ी हमारे पूर्वजों के कार्य से प्रेरित हो सकती है अगर हमने ये सारी धरोहर को बचा के रखी तो। इतना ही नहीं, इससे टूरिज्म उद्योग को यानी कि पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, और उससे लॉन्ग रन पे नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। डैमेज कॉज्ड टू अवर हेरिटेज। हमारे हेरिटेज पे क्या नुकसान होता है, क्या डैमेज हमने किया है अभी तक, उसके बारे में देखते हैं।
Religious historical places are a great attraction to both local and foreign visitors. However, they damage these heritage spots by littering at these places, throwing away plastic everywhere, spitting tobacco, pollute surrounding places of the site, and damage the historical places by writing or drawing on the walls. They do not take care in disposing waste by using dustbin. तो हमारी धरोहर को हम लोग खुद से ही या दूसरे कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे डैमेज करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल यानी कि धार्मिक और ऐतिहासिक प्लेसेस है, जो लोकल लोगों के लिए और फॉरेनर्स के लिए यानी कि स्थानिक या विदेशी दोनों लोगों के लिए आकर्षण का एक केंद्र बिंदु रहा है। फिर भी हम ऐसे स्थानों पे कूड़ा कचरा डालते हैं, जहां तहां प्लास्टिक फेंकते हैं, तंबाकू या पान मसाला से गंदगी फैलाते हैं, स्थल के आजू बाजू के जगहों को या चीज़ों को प्रदूषित करते हैं, दीवारों पे कोई चित्र बनाते हैं या लिखावट करते हैं, और ऐसे ही हम ये सारी जो ऐतिहासिक जगह है उसको डैमेज करते हैं, उसको खराब करते हैं। इतना ही नहीं, हम इंडिया में ज़्यादातर डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान का उपयोग सीखे ही नहीं है। कचरा हमको पूरा हमारा जो जगह है वो कचरा लगता है, जैसे बोलते हैं सब भूमि गोपाल की, जहाँ मन किया हमने कचरा डाला, जहाँ हमने मन किया वहाँ हमने थूक दिया। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम ये सारी जगहों को साफ सुथरा रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारा हेरिटेज है वो हमारा आइडेंटिटी है। Advantages of tourism industry. With the arrival of foreigners and people from different part of the country, the tourism and transportation industry get an economic boost. It provides opportunity and proper platform to showcase our diverse cultural arts and traditions to the people of the country and the world. It keeps many dying arts and traditions alive. तो पर्यटन उद्योग यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री से हमें क्या क्या लाभ हुए? तो विदेशिया और देसी ये सभी विभिन्न भागों से लोग अलग अलग जगह पे घूमने के लिए, पर्यटन के लिए आते हैं, और उससे पर्यटन और परिवहन उद्योग यानी कि टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, उसको आर्थिक रूप से एक इजाफा होता है, बढ़ावा मिलता है। इतना ही नहीं, देश और दुनिया के लोग के सामने हमारी विविध सांस्कृतिक कला और परंपराओं का प्रदर्शन होता है, और उससे हमें हमारी आइडेंटिटी दुनिया के सामने रखने का एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान होता है। और उसके साथ साथ कई जो लुप्त होती चली जाती जो कलाएं हैं या परंपरा है, उसको पुनर्जीवित करने का एक मौका भी मिलता है। It becomes a subject in the field of education and an independent business. Through tourism, India earns foreign currency from these visitors. Facilities like good roads, railways, water and communication can be developed around these heritage sites. It enlightens the talent of our country at the international level and provides employment to local people in activities like photography, horse riding, बोटिंग एक्सेट्रा। टूरिज्म से यानी कि ये पर्यटन क्षेत्र में और क्या क्या इजाफा होता है? तो ये शिक्षा का एक विषय है। लोगों में जैसे जैसे ये टूरिज्म क्षेत्र के बारे में जानकारी यानी कि जागरूकता बढ़ेगी, तो उससे ये एक स्वतंत्र व्यवसाय, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस भी बन सकता है। इतना ही नहीं, पर्यटन के माध्यम से यानी कि टूरिज्म के माध्यम से भारत विदेशी लोगों को आकर्षित कर सकता है, और विरासत वाले यानी कि हेरिटेज की जो साइट है उसके आसपास अच्छी सड़कें, रेल मार्ग, जल और संचार जैसी सुविधाएं देके हम ये सारे लोगों को और ज्यादा और बेहतर तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश की जो प्रतिभा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम मौका दे सकते हैं, और उससे
जो लोकल लोग हैं यानी स्थानीय लोग हैं उनको घुड़सवारी या नौका विहार जैसी गतिविधियों चालू करके वो अपना एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार भी क्रिएट कर सकते हैं। Steps taken for the preservation of the natural heritage. Indian government has constituted the Indian Board of Wildlife in 1952 to protect wildlife. The board develops national parks, sanctuaries, geological gardens, and creates awareness about the protection of wildlife. Wildlife Protection Act 1972 gave status to the national parks, sanctuaries, and bioreserves. तो हमारा जो नेचुरल हेरिटेज यानी कि प्राकृतिक धरोहर है उसके संरक्षण हेतु सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो सबसे पहले भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 1952 में भारतीय वन्य जीवन बोर्ड यानी कि इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बनाया जिसका हेतु वन्य जीवों का संरक्षण था। इतना ही नहीं, यह बोर्ड राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, अभयारण्य माने कि सेंचुरीज एंड जियोलॉजिकल गार्डन यानी कि भूवैज्ञानिक उद्यान उसके विकास के लिए भी काम करता है। और इतना ही नहीं, ये वन्य जीवन के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में भी काफी मदद करता है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के चलते ये बोर्ड अलग अलग नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य यानी कि सेंचुरी एंड जैव रिजर्व यानी कि बायो रिजर्व का अलग अलग दर्जा भी देती है। स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन फ्रेम्ड to stop the destruction of vanishing vegetations and wildlife. The Bombay Natural History Society, established in 1883, is the oldest one of its kind. Its main aim is the protection of wildlife and environment. Institutions like Gir Foundation and Nature Club are set up for environment preservation. तो वनस्पति और वन्य जीवन के विनाश को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए गए। 1883 में बना हुआ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी अपनी तरह की सबसे पुरानी सोसाइटी में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों और पर्यावरण की सुरक्षा का है। और वैसे ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए गिर फाउंडेशन एंड नेचर क्लब जैसी संस्थाएं भी आज कार्यरत है। Acts passed to preserve ancient monuments and archaeological sites. Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act was enacted in 1958. This preserves antique work, religious places, and historical monuments of archaeological sites. It also ensures that no person or agency can conduct archaeological excavation without the permission of government. तो प्राचीन स्मारक यानी कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट यानी कि पुरातत्वीय स्थल को संरक्षित करने के लिए क्या-क्या अधिनियम बनाए उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले 1958 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन नाम का एक्ट बनाया गया। और ये एक्ट था क्या हकीकत में? तो यहाँ पर जो एंटीक वर्क या जो धार्मिक स्थल है या ऐतिहासिक स्मारक है या तो कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको संरक्षित करने का ठेका ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट ने लेके रखा है। इतना ही नहीं, ये अधिनियम यानी कि ये एक्ट ये बात को भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या एजेंसी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई भी आर्कियोलॉजिकल जगह पे एक्सकावेशन यानी कि उत्खनन नहीं कर सकता। इसके लिए अगर आपको जैसे मानो कि आप जहाँ पे बैठे हो उस जगह पे आपको पता चला कि यार यहाँ पे तो डायनासोर के फॉसिल्स हो सकते हैं या पुराने जमाने का बहुत बड़ा सा ट्रेजर हो सकता है, तो आप ऐसे ही खुदाई नहीं कर सकते हो जब तक आपको गवर्नमेंट से परमिशन ना मिले, तब तक आप ये नहीं कर सकते हो।
तो ये होता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट, जो 1958 में बनाया गया था। ASI, what you call it, Archaeological Survey of India, इसके बारे में देखते हैं। The government of India declares some 5,000 historical places as national monuments, and Department of Archaeology has the responsibility to look after their preservation. Department of Archaeological Survey of India, that is popularly known as ASI, has more than 5,000 monuments and sites under its protection. It maintains a list of national monuments and spread awareness about them. तो भारत सरकार ने लगभग 5,000 हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी कि ऐतिहासिक स्थलों को नेशनल मॉन्यूमेंट यानी कि राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया है, उसको नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पे घोषित किया है, और इनके संरक्षण की जिम्मेवारी पुरातत्व विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को दी गई है। ASI यानी कि भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग 5,000 से भी ज्यादा स्मारक का देखभाल करती है। इतना ही नहीं, ये ASI यानी कि भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो ये राष्ट्रीय स्मारक यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट का एक सूची लिस्ट रखती है, और इनके प्रति लोगों में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस फैलाने का भी काम करती है। It takes care of maintenance of the monument in such a manner that their original shape and condition remain intact. If any monument is going to be destroyed or submerged due to developmental project, the department will move it to a safer location. तो ये ASI है वो स्मारकों के रख रखाव का इस तरह से ध्यान रखती है कि जैसे उनका मूल आकार और स्थिति बरकरार रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। यदि कोई स्मारक विकास परियोजना के चलते यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते नष्ट हो रहा है या वो पानी में पूरा डूब गया है यानी कि सबमर्ज हो गया है, तो उसके लिए विभाग उसको सुरक्षित स्थान पे ले जाने का प्रबंध भी करती है। The Indian Treasure Trove Act was passed in 1876. If any citizen suddenly finds any ancient artistic and antique articles from a house, field, well, or lake, etc., while digging, he has immediately notified the Office of Archaeological Department. Government has obtained information regarding personal and private museums consisting expensive artistic pieces under the Act of 1972. तो भारतीय खजाना अधिनियम 1876 के चलते यानी कि इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1876 के चलते अगर किसी भी नागरिक को खुदाई के दौरान अचानक से अपने घर, खेत, कुएं, झील इत्यादि से कोई कलात्मक या कोई एंटीक चीज प्राप्त होती है, तो उसे तुरंत ही पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी को सूचित करना होगा। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने यही अधिनियम 1972 के चलते ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि अगर देश में कोई निजी व्यक्ति के पास कोई महंगी कलात्मक वस्तु है या कोई निजी संग्रहालय यानी कि प्राइवेट म्यूजियम है, तो उसका सारा इंफॉर्मेशन ये एक्ट के चलते गवर्नमेंट के पास रहता ही रहता है। Precautions to be taken in maintenance of monuments. ये मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारकों की रख रखाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। The ancient monument should be maintained with regular cleaning with the help of appropriate chemical process. Repairs of the monuments must be carried out under the guidance of experts, and the original form, color, shape, size should be maintained. Extensive care should be taken during monsoon to protect monuments which constitutes stepwells, lakes, ponds, streams, etc. तो प्राचीन स्मारक यानी कि ये मॉन्यूमेंट का उचित तरीके से केमिकल प्रोसेस की सहायता के साथ
नियमित रूप से सफाई का काम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये मॉन्यूमेंट यानी कि स्मारकों का रिपेयरिंग यानी कि मरम्मत एक्सपर्ट विशेषज्ञों के साथ साथ उनके गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन के साथ ही होनी चाहिए, ताकि उनके जो मूल रूप, रंग, आकार या आकृति है वो ज्यों का त्यों बना रहे। स्पेशली मॉनसून के दौरान ऐसे मॉन्यूमेंट के जिसके नजदीक बावड़िया, झीलें, तालाब, नदियां आदि है, उसकी सुरक्षा के लिए व्यापक सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। If natural disaster has been caused damage to historical places, efforts are to be taken to bring it again to the original form. If a monument is about to be damaged in a project, it should be translocated to some other places in its original form. For example, the Papanasham temple as well as Sangameshwara temple in Andhra Pradesh were shifted to Alampur in Mehboob district, Andhra Pradesh. When the white marble of the Taj Mahal turned pale yellow due to air pollution caused by nearby industries, the government closed them all of a sudden to save the Taj Mahal. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज के चलते कोई हिस्टोरिकल प्लेस को डैमेज हुआ है या क्षति पहुंची है, तो उसे फिर से मूल स्वरूप में लाने के लिए अच्छे खासे प्रयास किए जाने चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट में कोई मॉन्यूमेंट डैमेज हुआ है, तो उसको मूल स्वरूप में या किसी अन्य स्थल पे स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में पापनाशम और संगमेश्वरा नाम के 2 टेम्पल थे, और एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के चलते ये दोनों मंदिर पानी में सबमर्ज हो गए, तो उसको महबूबनगर जिले के आलमपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक बार ताजमहल का जो सफेद रंग का संगमरमर यानी कि व्हाइट मार्बल है, वो एयर पॉल्यूशन के चलते पीला होता चला गया, तो गवर्नमेंट ने ये सारी इंडस्ट्री जो जिसके एयर पॉल्यूशन के चलते ये पत्थर पीला हो गया था, ये तुरंत ही बंद करवा दी। प्रिजर्वेशन ऑफ म्यूजियम्स। म्यूजियम को कैसे आरक्षित या सुरक्षित किया जाए? Museums preserve and protect valuable ancient things for us. The Indian Treasure Trove Act, which was passed in 1876, if any citizen suddenly finds any ancient, artistic, and antique articles from a house, field, well, or lake, etc., while digging, he has to immediately notify the officer of archaeological department. तो म्यूजियम हमारे लिए बेशकीमती चीज़ों को जायजा करती है, उसको बचा के रखती है, उसको प्रिजर्व करती है। और भारतीय खजाना अधिनियम 1876 यानी कि इंडियन ट्रेजर ट्रव एक्ट 1876 के चलते अगर किसी नागरिक को खुदाई के समय अचानक से अपने घर, खेत, कुएं, झील इत्यादि से कोई प्राचीन आर्टिस्टिक या एंटिक चीज मिलती है, तो उसे तुरंत ही पुरातत्व विभाग के अधिकारी को सूचित करना पड़ेगा। Government has obtained information regarding personal and private museums consisting expensive artistic pieces under the Act of 1972. Systematically archived documents corresponding to each state provides better guidance to the historians and researchers. It is the combined duty of general public and the government to generate awareness towards the preservation and protection of the museum. म्यूजियम हकीकत में इतिहास की एक चलती फिरती जगह है, जिसका हर एक सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। पर ट्रेजिकल बात यह है कि इंडिया जैसे कंट्री में म्यूजियम के प्रति एक तरीके की उदासीनता है, और वहीं पे आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ पे म्यूजियम के रख रखाव के प्रति यानी कि मेंटेनेंस के प्रति काफ़ी सारा एंथुजियाज्म देखने को मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पे
गवर्नमेंट ने 1972 के एक्ट के चलते हर एक पर्सनल और प्राइवेट म्यूजियम का इंफॉर्मेशन यानी कि पूरा जायजा अपने पास रखा, पूरा इंफॉर्मेशन अपने पास रखा है, ताकि हर एक निजी यानी कि प्राइवेट या पर्सनल म्यूजियम में कौन कौन सी चीजें हैं उसका पूरा लिस्ट गवर्नमेंट के पास होता है। इतना ही नहीं, हर एक स्टेट का जो म्यूजियम होता है वहां पे हर एक म्यूजियम में एक तरीके के आर्काइव यानी कि सुग्रथित या सुव्यवस्थित दशा में सारे दस्तावेज को रखा जाता है, जिससे कोई भी इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन या रिसर्चर को अच्छा खासा गाइडेंस मिल सके। और म्यूजियम के राख रखाव के प्रति उसको बरकरार अच्छे तरीके से रखना, वहाँ की चीजों को सही मायने में बचा के रखना, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, हम लोगों का, आम जनता का भी उत्तरदायित्व है कि हम उसको ठीक ठाक कंडीशन में रखें। और इसके लिए हमें अवेयरनेस फैलाना होगा, इसके लिए हमें जागरूक बनना पड़ेगा। सम रेप्यूटेड म्यूजियम्स इन इंडिया आर एज फॉलो, जिसमें सबसे पहला है नेशनल म्यूजियम जो न्यू दिल्ली से बिलोंग करता है। यहाँ पिक्चर में नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली का बिल्डिंग देख सकते हो, और वहां पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली पहली मेटल यानी कि धातु से बनी डेंसिंग गर्ल का स्टैच्यू है। और वैसे ही मोहनजोदारो से मिला ये एक खिलौना भी है। वहां पे परफोरेटेड जार और पुराने टाइम की गॉडेसेस की मूर्तियां भी है। तो इससे पता चलता है कि ये हमारी धरोहर यानी कि हेरिटेज को कैसे बरकरार रखते हैं ये सारे म्यूजियम। फिर दूसरे नंबर पे है इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता में स्थित है, और वहां पे 4000 साल से भी पुराना मम्मी आज भी मौजूद है। फिर तीसरा आता है सालारगंज म्यूजियम जो हैदराबाद से बिलोंग करता है। वहां पे आपको राज राजा का ऑयल पेंटिंग देखने को मिलेगा, राजा रवि वर्मन का ऑयल पेंटिंग देखने को मिलेगा, जिसमें से दो काफी जाने माने मैंने यहाँ पे रखे हैं। उसके साथ साथ भगवान विष्णु का मूर्त भी और लक्ष्मी नारायण के मूर्त भी ये म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा, जो तकरीबन 11 और 15वीं शताब्दी के आसपास बना होगा ऐसा माना जाता है। फिर चौथा आता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो भोपाल में स्थित है। फिर 5वें नंबर पे है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम जो बॉम्बे में स्थित है। और आजादी से पहले ये म्यूजियम का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम था, जिसको बदल के हमने कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। तो ये भी काफी बड़ा म्यूजियम है और वहाँ पे काफी सारी एंटीक चीजें हैं। और मैंने जैसे बोला कि प्रीवियसली इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम था, और इसीलिए ये म्यूजियम की एंट्री में ही एक बड़ा सा स्टैचू आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रिंस ऑफ वेल्स का स्टैचू है। उसके साथ साथ शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट भी यहाँ पे आप देख सकते हो ये म्यूजियम में, और काफी सारे म्यूरल टाइप के स्टैचू भी आप देख सकते हो जो अपने आप में एक अजूबा है। फिर ये दूसरे 4 म्यूजियम जिसका कनेक्शन गुजरात से है। गुजरात में ये चार म्यूजियम मौजूद है, जिसमें से एक अहमदाबाद स्थित है एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी जो आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो। फिर आता है श्री महावीर जैन आराधना केंद्र जो कोबा यानी कि ये भी अहमदाबाद और गांधीनगर के नजदीक ही है। फिर एक और है हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी जो पाटन से बिलोंग करता है, एंड वडोदरा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी जो वडोदरा यानी कि बड़ौदा में स्थित है। Our role in the preservation of our heritage। तो हमारी हेरिटेज के संरक्षण में हमारी भूमिका क्या है ये देखेंगे। Our heritage is invaluable and a mirror of our own identity, so it is our fundamental duty to protect it. We should not cause damage to our architectural natural heritage. Tourists from within the country and abroad visit the monuments. Our heritage brings us fame and prosperity, so it is our honor to preserve it in its original form. तो हमारा हेरिटेज है वो अमूल्य है और ये हमारी पहचान का दर्पण है, इसीलिए इसकी रक्षा करना हमारा एक कर्तव्य है। हमें
हमारी स्थापत्य कला और प्राकृतिक विरासत यानी कि आर्किटेक्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देश विदेश से टूरिस्ट ये मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए आते हैं। हमारी हेरिटेज हमारी प्रसिद्धि और समृद्धि यानी कि हमें फेम और नेम दोनों दिलवाती है, और इसीलिए इसका मूल रूप से जतन करना हमारे लिए सम्मानजनक बात है, हमारे लिए एक ऑनरेबल जेस्चर है। Teachers, NGOs should impart the knowledge of India's glorious heritage to all. A list of heritage sites should be prepared so that awareness about them can be created. Valuable ancient things should not be broken, stolen, or destroyed. Awareness programs like exhibitions, discussions, seminars should be organized in order to bring more and more awareness. तो टीचर्स के चलते या एनजीओज यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चलते इंडिया का जो गौरवशाली विरासत है उसके बारे में सामान्य लोगों को, सामान्य जनता को ज़्यादा नॉलेज मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, ये हेरिटेज साइट का एक लिस्ट तैयार करना चाहिए ताकि उसके बारे में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस पैदा की जा सके। उसके बाद जो जो वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान प्राचीन चीज़ें हैं उसको तोड़ा या चुराया या नष्ट किया जाना नहीं चाहिए। एग्जीबिशन या डिस्कशन या सेमिनार जैसे प्रोग्राम करके हम लोगों में ज़्यादा जागरूकता बना सकते हैं। We should not litter and pollute the historical places. Care should be taken in their cleaning process. Sensitize domestic and foreign visitors to avoid damage to our historical heritage. In case natural disasters cause damage to historical places, efforts should be made to bring back their original form and shape. हमें हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए और उसे पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। उनकी सफाई प्रक्रिया में भी केयरफुलनेस यानी कि सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे जो हिस्टोरिकल हेरिटेज वाले प्लेसेस है उसको नुकसान से बचाने के लिए हमारे जो डोमेस्टिक और फॉरेन विजिटर्स है उनको ज़्यादा सेंसिटिव बनाना पड़ेगा। अगर कोई नेचुरल कैलमिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा के कारण कोई हिस्टोरिकल प्लेस को नुकसान पहुंचता है तो उसको मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पिकनिक और टूरिस्ट स्पॉट्स। तो पिकनिक और टूरिस्ट स्पॉट्स की सफाई एवं संरक्षण कैसे की जाए? Central and state governments are taking proper steps for the cleanliness and preservation of our tourist spots. Religious and historical places have been a greater attraction among local and foreign tourists. It is our responsibility to maintain beauty and cleanliness of tourist places as they bring fame and prosperity to the nation. तो केंद्र एवं राज्य सरकार हमारे टूरिस्ट प्लेसेस की स्वच्छता एवं संरक्षण के लिए काफी सारे कदम उठा रही है। धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों के लिए स्थानिक और विदेशी पर्यटकों में काफी खासा आकर्षण रहा है। पर्यटन स्थल यानी कि टूरिस्ट प्लेसों की सुंदरता एवं स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि ये राष्ट्र को प्रसिद्धि और समृद्धि दोनों दिलाते हैं। However, no tourist should damage our valuable ancient monuments. They should not litter at these heritage locations. They should not damage historical monuments either by writing or drawing picture. They should not pollute the surrounding areas of the historical monuments in any cases. ये बात सही है कि फॉरेन टूरिस्ट अपने साथ फॉरेन का पैसा और हमारे कंट्री का फेम अपने देश में ले जाते हैं, पर इससे कोई भी टूरिस्ट को हमारी मूल्यवान हेरिटेज
साइट को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं मिलता है। उन्हें ये सारी जो हेरिटेज साइट है वहां पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें हमारी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वहां पे कोई भी चीज पे लिखकर या चित्र बनाकर उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। इन्हें ये सारी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है इसके आसपास भी प्रदूषित करके कचरा या कोई भी तरीके की खराबी नहीं करनी चाहिए। They must not spit after taking tobacco or betel leaves. They should not throw plastic waste at picnic spots. There should be proper disposal of waste and dustbins should be used. The surrounding areas of historical monuments should not be polluted. कोई भी टूरिस्ट को या हमें भी तंबाकू या पान खाकर थूकना नहीं चाहिए। पिकनिक स्थल पे प्लास्टिक का कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कचरे का उचित तरीके से निकाल करना चाहिए और कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन का भी सही मायने में इस्तेमाल होना चाहिए। ऐतिहासिक स्मारक यानी कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के आसपास कोई भी तरीके से हमें प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। Extensive care should be taken of historical monuments like lakes, ponds, streams during monsoon. Proper care is to be taken while cleaning archaeological monuments with chemicals. In case natural disasters cause damage to historical places, efforts should be made to bring them back to their original form. मॉनसून के टाइम पे अगर झील, तालाब या नदियां ऐसी कोई ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट यानी कि हिस्टोरिकल जगह है तो उसका विशेष रूप से देखभाल करना चाहिए। अगर कोई आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है तो उसको सही तरीके से केमिकल से साफ करना चाहिए। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर से कोई हिस्टोरिकल प्लेस बर्बाद हुआ है तो उसको अपने मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए उचित प्रयास भी करने चाहिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में वैविध्य सभर एकता देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, लेट्स सी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन. Unity in diversity is the unique feature of Indian culture. India has a fine amalgamation of different castes, religions, communities, traditions, and languages. All great saints and leaders have stressed upon peace, coordination, and universal brotherhood. The nation believes in Vasudhaiva Kutumbakam. It means the whole world is a family. भारत एक सहिष्णुता एंड सहयोग वाला देश है। यहाँ विविधता में एकता ये भारतीय संस्कृति का एक अनूठा पहलू है। भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, समुदाय, परंपरा, भाषा के बीच में एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ के संत और महान नेता ये लोगों ने भी हमेशा से शांति, समन्वय और सार्वभौमत्व के प्रति यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड के प्रति सम्मान दिखाया है और उसी के बारे में हमेशा बातें की है। हमारा राष्ट्र हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम के फॉर्मूला में विश्वास रखता है, जिसका मतलब है पूरा विश्व एक परिवार है। India is a secular country. It is a land of multi-religions. Hinduism, Islamism, Buddhism, Jainism coexist in the same country in a most unique method. तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ विविध धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं। यहाँ पे हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन सारे धर्म के लोग सह अस्तित्व के साथ बिना लड़े झगड़े एकता में वातावरण में खूबसूरती से रह रहे हैं और यही इंडिया का दुनिया के सामने रवैया रहा है, अपना पहचान रहा है। स्वामी विवेकानंद stated at the World Parliament of Religions held in Chicago that he was proud to represent
the religion that has taught tolerance, compassion, and universal brotherhood to the entire world. As all the rivers end in the great ocean, all the different religions, castes, languages, creed, customs, and festivals lead to coexistence of the people, and this quality has been traditions enhanced in our country. तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की विश्व धर्म संसद में ये कहा था कि उन्हें उस धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए गर्व हो रहा है जिसने दुनिया को सहिष्णुता, करुणा और सार्वभौमिक भाईचारे का परिचय दिया या ये बात को सिखाया। जिस प्रकार से सभी नदी महासागर में जाकर मिलती है, ठीक उसी प्रकार सभी अलग-अलग धर्म, जाति, भाषा, पंथ, रीति रिवाज और त्योहार मनाने वाले लोग सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए, इस गुण को साकार करते हुए देश में शांति से रह रहे हैं।